गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. नमस्कार। इतिहास गवाह है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इमरजेंसी, आपातकाल, देश के लाखों लोगों ने शायद ये लफ्ज पहली बार सुना होगा। 26 जून 1975 को सुबह ठीक 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज गूंज रही थी। इमरजेंसी से बेखबर लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या होगा। लेकिन शायद खुद इंदिरा गांधी को भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी तक सत्ता सिर्फ इंदिरा गांधी के हाथ में थी, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद कुछ और लोग सत्ता पर हावी हो गए। इंदिरा गांधी के तमाम विरोधियों को रातों रात जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या ये सब इंदिरा गांधी के ही इशारे पर हो रहा था? आज 39 साल बाद भी ये सवाल एक पहेली बना हुआ है। आकाशवाणी पर सुबह 8 बजे इंदिरा के आपातकाल का ऐलान करने से 4 घंटे पहले दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान के इसी कमरे से सुबह 4 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर लिए गए। उस वक्त रामलीला मैदान की रैली के बाद बुरी तरह थके जेपी गहरी नींद में थे। खुद जेपी पूरा वाकया बताते हैं। सभा के बाद दिल्ली में ही गांधी शांति प्रतिष्ठान में मैं सोया था और सुबह 3-4 बजे पुलिस के लोग आए और गिरफ्तार करके मुझे पहले सोना फिर चंडीगढ़ ले गए। जेपी को गिरफ्तार करने के लिए आईपीसी की बेहद मामूली धारा 107 लगाई गई। इंदिरा विरोधी मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया और राजनारायण जेल की सलाखों में डाल दिए गए। 1975 में इमरजेंसी लगी, मैंने उस इमरजेंसी का विरोध किया और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर था। मैं सीधे जेल भेज दिया गया और कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान देश भर से करीब 13,000 नेताओं और करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनसंघ के नानाजी देशमुख, सोशलिस्ट जॉर्ज फर्नांडीज और कर्पूरी ठाकुर के साथ सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता अंडरग्राउंड हो गए। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे पूछा कि स्वामी साहब आप घर में हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा घर में हैं, तो इसीलिए मैं पूछना था क्योंकि मिलना है। अब हमने कहा कि मिलिए कभी भी। तो फ़ोन रखने के बाद मुझे ये आया कि बड़ा विचित्र है कि 4 बजे कोई पुलिस ऑफिसर कहे मिलना है। और तो फिर मैंने गांधी पीस फाउंडेशन फ़ोन किया, वो कहा कि जेपी अरेस्ट हो गए। मैं गायब हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि सर आप भी हैं, तो आप भी आंदोलन में हैं, जेपी मूवमेंट में हैं, तो आप जो है सो निकल जाइए, मैंने गुम हो जाइए, नहीं तो किसी भी समय में गिरफ्तारी का वारंट क्या कहते हैं कि आपके पास में भी आ सकता है। तो उसके बाद सारे के सारे नेता एक एक करके गिरफ्तार होने लगे। तो गिरफ्तारी के जो लोग गिरफ्तार होते गए तो उनके साथ में कोई जाति नहीं हुई। जो लोग बाद में गिरफ्तार हुए हमने के उनके साथ में पूछताछ होते रही। जैसे हम लोग कुछ दिन के बाद हम लोग गिरफ्तार हुए थे। शुरुआत में जनता ने इमरजेंसी का इतना ही मतलब समझा कि सरकार किसी को जेल में डाल सकती है। लेकिन इमरजेंसी के तिलिस्म से धीरे धीरे पर्दा उठा तो समझते देर नहीं लगी कि सत्ता समीकरण बदल चुका है। अब संसद, कानून, संविधान, पुलिस, प्रशासन
सब कुछ इंदिरा गांधी ही थी और इंदिरा गांधी के सब कुछ थे उनके छोटे बेटे संजय गांधी। इमरजेंसी से पहले तक संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर कम ही चर्चा होती थी, लेकिन इमरजेंसी में संजय गांधी सत्ता के असली पावर सेंटर बन गए। महत्वाकांक्षाओं से लबरेज ये नौजवान था संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। इमरजेंसी लगने से पहले ही सत्ता के गलियारों में संजय गांधी की हनक दस्तक दे चुकी थी। ये संजय गांधी ही थे जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में देश के लोगों को आम आदमी की कार मारुति का सपना दिखाया था। संजय गांधी पॉलिटिकली एक बहुत तेज दिमाग का नौजवान था। तो संजय गांधी को जो सूझता था उस पर अमल शुरू हो जाता था। लेकिन वक्त के साथ मोटर कार और हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन संजय गांधी को सत्ता की सवारी का शौक भी पैदा हो गया। 25 जून को देश में इमरजेंसी लगी और इंदिरा के जरिए संजय गांधी ने सत्ता की असल कमान थाम ली। इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा के सियासी उत्तराधिकारी बन गए संजय गांधी। मिसेस गांधी डिपेंड करती थी ज़्यादा संजय गांधी पे। संजय गांधी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी था। 75 के बाद नेचुरली थोड़ा सा जब लोग वहाँ पर आने लगे, बाहर से बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन होने लगी, रैलीज़ होने लगी, तो लोग भी उनको भी साथ रैलीज़ में शामिल करने लगे। तो उसके बाद उनका थोड़ा रोल डेफिनेटली बढ़ता गया। संजय गांधी के करीबी इंदिरा के निजी सचिव R.K. धवन, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल और दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर किशन चंद ने विरोधी नेताओं की लिस्ट तैयार कर गिरफ्तारियां की। किस तरह इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए या उनके ऊपर क्या क्या ठोस कदम कराने चाहिए या किस किस लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, ये सारी लिस्ट जो बनी थी उसमें नवीन चावला थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके प्राइवेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बंसीलाल थे और संजय गांधी। संजय गांधी का ऐसा मानना था कि इस देश में डिक्टेटरशिप से ही कोई बदलाव लाया जा सकता है। 25 जून की आधी रात से प्रेस की आज़ादी छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार को इंदिरा गांधी के पिता पंडित नेहरू ने शुरू किया था, उसे अपनी टैग लाइन हटानी पड़ी। वो टैग लाइन थी, आज़ादी खतरे में है, पूरी ताकत से उसकी रक्षा कीजिए। फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट। आज़ादी पर दिए गए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बयानों को भी सेंसर कर दिया गया। जनता के उन्माद पर लगाम लगाने का ये संजय गांधी का नायाब तरीका था और इस काम के लिए संजय गांधी के पास अपने लोग थे, अपने अफसर थे, अपने मंत्री थे। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को डिफाई करना संजय गांधी की आदत बन चुकी थी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर ज्यादातर अखबारों के दफ्तर हैं। 26 जून 1975 की सुबह ज्यादातर अखबार घरों तक नहीं पहुंचे क्योंकि इस इलाके की बिजली काट दी गई थी। प्रेस दफ्तरों की बिजली इसलिए काटी गई क्योंकि संजय गांधी नहीं चाहते थे कि 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी की ऐतिहासिक रैली की खबर अखबारों में छपे। 26 जून की सुबह सिर्फ स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार छपे क्योंकि इनके दफ्तर एमसीडी इलाके में थे। लेकिन इन अखबारों को भी जनता के हाथों तक पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया गया। अखबार सुबह ना निकलें तो उन्होंने सारे अखबारों के दफ्तर में, उनमें उन दिनों में इतना अखबार भी नहीं होते थे, उनके इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन कट कर दी थी ताकि उनका अखबार ना निकले। ये शुरुआत हुई थी।
ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। इमरजेंसी के वक्त इंद्र कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। गुजराल ने प्रेस को कुचलने के संजय गांधी के प्लान में रोड़ा अटकाया तो इन्हें 3 दिनों में कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 8:30 बजे गुजराल साहब को प्रधानमंत्री के निवास पे बुलाया गया। जब गुजराल साहब वहां पहुंचे तो इंदिरा गांधी वहां नहीं थी, लेकिन संजय गांधी खड़े थे और उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि अब से लेके जितने भी न्यूज़ बुलेटिन ऑल इंडिया रेडियो के होंगे वो आप पहले मुझे भेजिए, मैं उन्हें पास करूंगा, उसके बाद आप उसे ब्रॉडकास्ट कीजिए। गुजराल साहब ने बड़ी सख्ती से उन्हें कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री मांगती हैं तो मैं उनको भेजने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति को AIR के ब्रॉडकास्ट पहले दिखाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को गिरफ्तार करना सूचना मंत्री के काम नहीं है, गृह मंत्री का काम है। और उसके बाद संजय गांधी ने सोचा कि गुजराल नरम आदमी है, एक सख्त आदमी रखना चाहिए। संजय गांधी चाहते थे कि हर अखबार सरकार की रजामंदी से ही छपे। गुजराल ने इनकार कर दिया। गुजराल से संजय गांधी की नाराजगी की एक और वजह थी। INB मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने मारुति उद्योग लिमिटेड को लेकर अखबारों में छपी खबर सेंसर नहीं की थी। गुजराल की जगह संजय गांधी की मंडली के खासम खास VC शुक्ला नए सूचना प्रसारण मंत्री बने। मीडिया का काम इंदिरा और संजय गांधी की छवि चमकाना रह गया। VC शुक्ला ने संजय के इशारों पर प्रेस सेंसरशिप लागू की और मीडिया मालिकों और संपादकों से जबरन दस्तखत करवाए गए। अब सरकार की मर्जी से खबरें तय होने लगी। BBC ने प्रेस सेंसरशिप मानने से इनकार किया तो BBC को भारत छोड़ना पड़ा। और शुक्ला ने एक कुछ सेंसरशिप्स के नियम स्थापित किया और उसने कहा था कि अगर इस नियम को हस्ताक्षर नहीं करता है आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। सो BBC ने कहा कि आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नियम गलत है। सो एक सरकारी अधिकारी ने मुझे टेलीफोन किया और बोला कि आप 24 घंटे के अंदर आप भारत छोड़ दीजिए। सो मैंने एयरपोर्ट किया था और भारत छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान रुखसाना सुल्तान का नाम भी खूब चर्चा में रहा। रुखसाना सुल्तान बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह की मां और यूथ कांग्रेस की वर्कर थी। उनकी संजय गांधी से दोस्ती थी। रुखसाना के कहने पर संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान क्या-क्या किया और कैसे उनकी बदनामी हुई, ये हम आपको बताएंगे। कहते हैं 25 जून की रात को सिद्धार्थ शंकर रे ने संजय गांधी से पूछा, ये अखबारों की बिजली कैसे कट गई, क्या आपने कुछ किया है? संजय गांधी बगैर जवाब दिए इंदिरा गांधी के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब इंदिरा गांधी वहां से निकली तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। लग रहा था जैसे वो काफी रोई हैं। असल में संजय गांधी का एक ख्वाब था। उनके करीबी लोग बताते हैं कि संजय गांधी चाहते थे कि देश सुंदर दिखे, गरीबी नजर न आए, हर कोई डिसिप्लिन में रहे। अपने इस सपने को पूरा करने की शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की। ये पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट है। इमरजेंसी के दौर में यहाँ हजारों झुग्गियां थीं। संजय गांधी का एक सपना था, शहरों को सुंदर बनाना। लिहाजा संजय गांधी के इशारे पर अप्रैल 1976 में DDA के बुलडोजर तुर्कमान गेट इलाके में पहुंच गए। खुद DDA के तत्कालीन वाइस चेयरमैन जगमोहन ने झुग्गियां हटाने के अभियान की अगुवाई की। देखते देखते DDA के बुलडोजरों ने हजारों झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। इसे लेकर लोगों ने भारी विरोध किया तो पुलिस ने फायरिंग की।
शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कमान गेट कांड में 150 लोग मारे गए। उन्होंने 5 सूत्री चलाया, शहरों की सफाई करवाई, झुग्गी झोपड़ियां हटवाई, जो जो उनको ठीक लगता था करते थे, और उसके लिए नियम कानून का कोई सहारा नहीं लिया जाता था, बल्कि संजय गांधी का वाक्य, संजय गांधी का बोलना ही उस समय कानून होता था। बहुत सारी जो स्लम्स हैं उन स्लम्स को उन्होंने, सोच तो ठीक थी कि भाई स्लम्स देश के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वही तरीका स्लम्स हटा दिए है और उसको डिमोलिशन, जगमोहन थे उस समय, ये दिल्ली के कमिश्नर थे। तुर्कमान गेट की तरह संजय गांधी एक और वजह से विवादों में घिर गए। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के दबाव में नसबंदी कार्यक्रम जोर शोर से चला। नसबंदी का टारगेट पूरा करने में पिछड़ने वाले मुख्यमंत्रियों को संजय गांधी की डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। सरकारी बाबुओं के लिए नसबंदी लोगों में खौफ पैदा करने का मिशन बन गया। टारगेट पूरा करने के लिए 18 साल के नौजवान से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक की नसबंदी कर दी गई। कभी देश में जो सिटीजन्स हैं उनको भेड़ बकरी की तरह से ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के, और उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, हर एक जो किसी सरकारी पद पे है उसका काम है कि इतने लोगों की वो नसबंदी कराए, कोटा बांध दिए और उनको पूरे करने थे। और उस कोटा बांधने की वजह से उनको जो मिला वो संख्या पूरी करने के लिए, बूढ़ा आदमी हो, जवान हो, जो हो, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उन्होंने पुलिस के बल से और नसबंदी कराना शुरू कर दिया। सत्ता के हर अहम फैसलों में संजय गांधी की दखल होने लगी। पुलिस प्रशासन के ऊंचे ओहदों पर संजय गांधी की मर्जी से पसंदीदा अफसर बिठाए गए। संजय गांधी दरअसल इमरजेंसी से पहले ही भारत सरकार को, इंदिरा गांधी की सरकार को अपने ढंग से चला रहे थे। इमरजेंसी जब लगी है तो इंदिरा गांधी कम, संजय गांधी ज़्यादा, और उन्हीं के हाथ में शासन की बागडोर थी। संजय गांधी के चहेते उस वक्त देश चला रहे थे। कई चीजें तब पहली बार हो रही थी। उस समय के लोग कहते हैं कि सरकारी काम में चुस्ती आ गई थी। महंगा सामान बेचने वालों को पुलिस का डर लगने लगा था। लेकिन खौफ मचा तो नसबंदी का। आखिर किसका था ये आइडिया? किसके कहने पर संजय गांधी ने इसे देश का मिशन बना दिया?